हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज मैं कुछ स्पेशल लेक्चर लेने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लेक्चर में मैं कुछ आईईएस एंड गेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो कि रिलेटेड रहेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स से। ठीक है, जो टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, और मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड मीन्स टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की विस्कोसिटी का क्या होगा। ठीक है, तो इसका चार ऑप्शन है, डज नॉट चेंज, ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लूइड, दैट इज गैस और लिक्विड। अब आप लोग इसके आंसर को सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो मैंने बताया था क्या होता है कि दो फ्लूइड जो होते हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक लिक्विड्स में, एक गैसेस में। ठीक है, तो जो विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की, जो लिक्विड्स की, ठीक है, लिक्विड की विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, इन्वर्सनली हो जाती है टेम्परेचर के। मीन्स टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो विस्कोसिटी इसकी घट जाएगी। ठीक है, और जब टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे ही गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर के। ठीक है, तो टेम्परेचर जब गैसेस में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, और जब टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी भी घट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसमें कोहेसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट रहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर, जैसे कि मैंने क्या बताया, जो लिक्विड से होता है उसमें विस्कोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर के। ठीक है, तो एक लिक्विड्स में क्या होता है, मैंने जैसे बताया था प्रीवियस लेक्चर में, लिक्विड्स में क्या होता है, कोई से फोर्सेस प्रीडोमिनेंट रहते हैं। तो क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है उसमें तो जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो जब वो कम होने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस इनके बीच में कम होने लगते हैं, कोहेसिव फोर्स वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से ये दूर दूर जाने लगते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी भी रिड्यूस होने लगती है उस वजह से। मीन्स टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो होता है जो हमारा जो होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र जो होता है प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सपोज ये कोई गैस का कंटेनर है, इसमें ये गैस है, तो हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर के। इसमें मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, जब टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी घटेगी। और ऐसा क्यों होता है, इसमें जैसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं गैस के, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये बहुत ही स्पीड में मूव करने लगते हैं। ठीक है, जब ये मूव बहुत स्पीड में करने लगते हैं तो इसमें क्या होगा, उस कंडीशन में मीन्स जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें पार्टिकल्स जो होंगे उनकी जो होगी काइनेमेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो आपस में क्या करेंगे, स्ट्राइक करने लगेंगे। जब वो आपस में स्ट्राइक करेंगे मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें कोलिजन्स होने लगेगा। मीन्स आपस में वो एक दूसरे से स्ट्राइक करने लगेंगे उसके पार्टिकल्स, तो रेसिस्टेंस क्रिएट होगा और फ्रिक्शन क्रिएट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने पर, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका अगर मैं बताऊं तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। तो क्या होगा, द में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लूइड, कि वो गैस है या लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड होगा तो टेम्परेचर के बढ़ने पे विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और गैस होगी तो टेम्परेचर के बढ़ने पे हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका गेट 1995 में पूछा गया है 1 मार्क्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ए फ्लूइड इज सेड टू बी न्यूटोनियन फ्लूइड व्हेन द शेयर स्ट्रेस इज। अब देखो, किसी भी फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो न्यूटन फ्लूइड इसको क्यों बोला जाता है, जब वो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे डी यू ओवर डी वाई है क्या, डी यू ओवर डी वाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी यू ओवर डी वाई है वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ओके,
ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमें पता चला कि जो शेयर स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। तो इन्वर्सनली नहीं होती है तो ये गलत हो गया, इंडिपेंडेंट भी नहीं होती है, डिपेंड होती है तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दीज मीन्स आंसर ए करेक्ट है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के एसआई यूनिट पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपको फोर ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, ए, वी, सी एंड डी। ठीक है, तो इसमें से आपको देख के सेलेक्ट करना है कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया है प्रीवियस वीडियोज़ में, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं इन लेक्चर्स को। ठीक है, तो इसमें क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट पूछी है। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडिंग बाई क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, जैसे कि डायनेमिक विस्कोसिटी की हमें यूनिट पता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और वहीं इसकी यूनिट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास पर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास हमारा किलोग्राम हो जाएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इंटू। ठीक है, अब मीटर के ऊपर चला जाएगा, जब इसको इंटू में लेके आएंगे तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ओके, तो यहाँ से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मीटर क्यूब से। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीटर बचा केवल, यहाँ न्यूटन सेकंड बचा और यहाँ नीचे किलोग्राम बचा। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, क्या हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, हमारे पास बचा हुआ है न्यूटन सेकंड इंटू मीटर और डिवाइडिंग बाई किलोग्राम। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब देखो हम न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, देखो हम ये सब जानते हैं, एफ इक्वल टू एम ए होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ की यूनिट एन हो जाएगी, मतलब न्यूटन हो जाएगी, और एम की यूनिट किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम। और ए क्या है, एसेलरेशन है, और एसेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूटन की जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे, क्योंकि ये भी न्यूटन है तो ये भी न्यूटन है, तो ये न्यूटन की जगह हम रख देंगे हम किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने न्यूटन की जगह रख दिया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक मीटर और बचा हुआ है तो वो मीटर लिख लिया हमने। ठीक है, नीचे क्या था, किलोग्राम था हमारा। ठीक है, तो क्या होगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाँ एक सेकंड और लिखा हुआ था, तो अब क्या होगा, इस सेकंड से ये सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारी यूनिट क्या बची इसकी, मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडिंग बाई सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर सेकंड। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड। ये आ गई काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट। ठीक है, ये आपका गेट 2001 में पूछा गया था 1 मार्क्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए द शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। आंसर इसका क्या होगा, या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, या फिर शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं न्यूटन फ्लूइड, ये कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। न्यूटन फ्लूइड क्या होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस यहाँ पे क्या है, ये शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई होती है। ठीक है, तो डी यू ओवर डी वाई होती है, तो हम इसको जैसे कि मैंने बताया डी यू ओवर डी वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। वहाँ पे वेलोसिटी प्रीवियस क्वेश्चन में वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूज़ किया गया था, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का नहीं, इस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कुछ दूसरे वर्ड का। ठीक है, तो इसीलिए सारे नेम पता होने चाहिए, तो इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि इस रिलेशन से ये तो क्लियर था हमारा कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक है, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी।
ठीक है, क्योंकि शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, ठीक है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है गेट में 2006 में पूछा गया था, 1 मार्क्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस टाइप का मैं न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्लाइड पे, ये न्यूमेरिकल है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फ्लो ओवर द प्लेट इज गिवन बाई दिस। ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी, ये 0.5 वाई है, ओके, माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो वेयर u is the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate. If the dynamic viscosity of fluid is 0.9 Newton second per meter square, then what is the shear stress at 0.20 मीटर फ्रॉम द बाउंड्री, ठीक है। ये IES 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये जो है आपका u इक्वल्स टू 0.5 वाई माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे पॉइंट लगाना गलती से भूल गया हूँ, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, सबसे पहले हम जो हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा होता है उसको हम लेते हैं u इक्वल्स टू 0.5 हमारा, जो कि y माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा वेलोसिटी, इससे हमारा क्या होगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हमारा, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा वो हमारा पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है du, ठीक है। तो हम इसीलिए डी जो u है इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा du ओवर डी वाई, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, du ओवर डी वाई इक्वल्स टू 0.5 इंटू माइनस, सॉरी, 2y, 2 इंटू वाई है, ठीक है। y है, मगर हमें कितने पर फाइंड आउट करना है, 0.2 पे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम y की जगह क्या रख देंगे 0.2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 माइनस, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.4। तो du ओवर du है, ये du ओवर डी वाई एट 0.2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, जब 0.5 से हम 0.4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.1। मीन्स हमारी जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू हमारी 0.1, क्या कहाँ पर, एट 0.2 पर, ठीक है। तो 0.1 आपको याद रखना है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगा उसको। तो देखो अब हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है हमें velocity distance if the dynamic viscosity of this one, then the what is the shear stress, ठीक है। shear stress हमें फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो shear stress का फॉर्मूला क्या होता है, shear stress इक्वल्स टू होता है हमारा टो इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। डी यू है ये, ओके, डी यू ओवर डी वाई, ये हमारा shear stress का फॉर्मूला था। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, टो इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, ओके। तो डी यू ओवर डी वाई हमने एट 0.2 पे कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स 0.2 जो वाई की वैल्यू है, तो 0.2 पे बोल रहा है, तो हमने उसको फाइंड आउट किया था, जो कि क्या था 0.1 आया था हमारा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है 0.1 है, म्यू हमें जो है क्वेश्चन में गिवन है 0.9 गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.9 हम रख देंगे इंटू 0.1 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 0.1 रख देंगे, टाउ इक्वल्स, तो टाउ इक्वल्स टू जब इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा 0.09, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो गया करेक्ट, और 0.09 ये आया है, ये किस में आया है 0.09, ठीक है। ये किस में आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा करेक्ट, इसका आंसर हो गया करेक्ट 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगी, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट हो गया डी, ठीक है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम जल्दी जल्दी में कुछ इस टाइप का एक कन्फ्यूजिंग आंसर भी दे रखा है इसमें, ठीक है। तो 0.9 भी हम लगा देते हैं गलती से, मगर इसका करेक्ट आंसर है क्या, करेक्ट आंसर डी है, जो कि है 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये IES 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। If you have any doubt related to this lecture, then you can ask me in comment section. For more update, you can subscribe my channel. और जो है प्रीवियस लेक्चर्स के मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।